हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में हमको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, तो इस वीडियो से हमारा वो एक नंबर हम पक्का करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के जरिए, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जाम रिलेवेंट है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। जीएस बाय अक्षय सर करके टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स एनरोल कर रखा है उनको कोर्स के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्लानिंग कमीशन द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। उन्हीं 12 पंचवर्षीय योजना को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। ये जो योजना थी ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर, कृषि और सिंचाई पर, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर प्लान भी कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य लिया गया, टारगेट लिया गया, वो लिया गया 2.1% का, और रही कितनी एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.6% की दर्ज हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। अब बात करते हैं हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये जो 5 ईयर प्लान चला वो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चला। ये प्लान जो था ये फील्डमैन पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी हेवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज पर, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल प्लान भी कहा जाता था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सितंबर 1956 को LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम को लाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया था वो 4.5% का लिया गया था, और जो अचीव हुआ था वो हुआ था 4.2%। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट जो है वो लाए गए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में USSR की मदद से, दुर्गापुर प्लांट वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में वेस्ट जर्मनी की मदद से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान की, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि चली 1 अप्रैल 1961 से लेकर 1966 तक। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया विकास दर का वो 5.6% का लिया गया। वहीं अचीव जो हुआ वो हुआ 2.8%। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पूरी तरीके से विफल रही। क्यों विफल रही इसका कारण भी हम जानेंगे अभी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये पंचवर्षीय योजना फोकस थी आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस पर। इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉडगिल योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इस 5 ईयर प्लान में सबसे कम वृद्धि दर जो थी वो दर्ज की गई थी 2.8%। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि में, एग्रीकल्चर में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है वो देखने को मिली थी। बात करें कि ये पंचवर्षीय योजना विफल क्यों रही, क्योंकि इस योजना में ही वर्ष 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध देखने को मिला। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इसी समय भारत में सबसे पहला फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था, जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो विफल रही। इसके साथ साथ वर्ष 1961 में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो लाया गया था, और 1964 को IDBI बैंक जो है वो बनाया गया था। एग्जाम में सब पूछा जाता है इनकम टैक्स एक्ट जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमको योजना अवकाश जो है, प्लान हॉलीडे जो है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ब्रेक लगा। अलग अलग समय पर हमको योजना अवकाश जो है वो देखने को मिलते हैं।
तो पहला योजना अवकाश हमको देखने को मिलता है 1966 से। कब तक चला? 1966 से लेकर 1969 तक। 1966 से लेकर 1969 के बीच में हमको 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो देखने को मिली, एनुअल प्लान। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1969 से 1974 तक। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट मतलब विकास दर का टारगेट था 5.7% और अचीव कितना हुआ था? 3.4%। यह योजना जो थी ये प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। इसी समय 1969 में MRTP एक्ट जो है वो लाया गया, जिसे अब कंपटीशन एक्ट जो है वो कहते हैं। इस योजना के समय 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिला और उस समय भारत में सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था। 1973 में FERA एक्ट जो है वो भी लाया गया था। अब इसे FEMA एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिएगा 1969 में सबसे इम्पोर्टेंट इसरो की स्थापना की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसरो की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से GS को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर GS के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर GS का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अब हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो 5th 5 ईयर प्लान जो चला वो अप्रैल 1974 से लेकर मार्च 1979 तक चला। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया था वो 4.4% था और अचीव हुआ था 4.5%। ये योजना जो थी ये पॉवर्टी, इन्फ्लेशन उन पर बेस्ड थी। इसी योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था? तो वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इस योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम जो था 20 पॉइंट प्रोग्राम वो लाया गया था। इसी समय अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रूरल बैंक जो है वो बनाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना के समय जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण 3rd राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखिए, साल 1977 में भारत में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, जिसमें फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। यहाँ पर हमको फिर से योजना अवकाश देखने को मिलता है। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्षों की ही रही। इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चलता है। रोलिंग प्लान क्या है इसको हम समझते हैं। रोलिंग प्लान देखिए, ये योजना जो है एक विशेष प्रकार की योजनाबद्ध विकास रणनीति थी, जिसे भारत में 1978 में पेश किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मोरारजी देसाई थे। उनके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। रोलिंग योजना का मुख्य विचार ये था कि प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा की जाए और उसे अगले 5 वर्ष के लिए अद्यतन किया जाए। इस प्रक्रिया को हर साल दोहराया जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग योजना जो है वो कहा जाता है, मतलब लुढ़कती हुई योजना। इसका मेन उद्देश्य था कि योजना जो है, प्लान जो है, उसको और अधिक लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। हालांकि ये योजना जो है लंबे समय तक नहीं चल सकी क्योंकि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, जिसने पंचवर्षीय योजना को फिर से शुरू किया। तो योजना अवकाश 1979 से 1980 तक हमको देखने को मिलता है यहाँ पर।
आगे बात करते हैं अब हम छठी पंचवर्षीय योजना की, जो कि चलती है अप्रैल 1980 से लेकर मार्च 1985 तक। इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया विकास दर का, वो 5.2% का लिया गया और अचीव कितना हुआ 5.7%। तो काफी सक्सेसफुल ये पंचवर्षीय योजना रही। ये जो योजना थी आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास मतलब मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस योजना में अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। 1982 को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक्सिम बैंक की स्थापना मुंबई में की गई। 12 जुलाई 1982 को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की भी स्थापना मुंबई में की गई थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इसी छठी पंचवर्षीय योजना के समय के अंतर्गत 1984 में हमको ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो देखने को मिलता है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया था। आगे अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 1985 से 1990 तक। ये योजना जो थी ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, ये योजना क्षेत्रीय असमानता में कमी मतलब रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी पर आधारित थी। इस योजना में देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया 5% का और अचीव कितना हुआ 6%। भारत सरकार के द्वारा बहुत सी चीजें जो है इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई, जैसे कि 1985 में इंदिरा आवास योजना को लाया गया, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, 1988 में NHB बैंक की स्थापना की गई एंड सबसे इम्पोर्टेंट 1988 में सेबी की स्थापना जो है वो भारत में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। सेबी कौन है? सेबी एक रेगुलेटर है भारत के अंदर। आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार का, स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटर बॉडी है सेबी, मतलब नियंत्रण करने वाली एक बॉडी है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सेबी की स्थापना की गई। इसके अलावा 1989 में जवाहर रोजगार योजना जो है शहरी क्षेत्रों के लिए वो लाई गई। नेहरू रोजगार योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाया गया। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब आगे फिर हमको देखने को मिलता है इस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश। 1990 से 1991 तक भारत में 5th एनुअल प्लान जो है वो लाया गया। फिर 1991 से लेकर 1992 तक 6th एनुअल प्लान जो है वो लाया गया। तो यहाँ पर हमको 2 साल का योजना अवकाश जो है वो देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम अब 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया वो 5.6% का था, जो कि अचीव हुई 6.8% की। तो बहुत ही सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही है। ये योजना ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। 1993 में पीएम रोजगार योजना लाई गई। 1995 में मिड डे मील योजना भी लाई गई। अब इसे पोषण योजना जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमको एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, मतलब निजी क्षेत्र के लिए व्यापार जो है वो आसान बनाना। सरकार द्वारा व्यापार पर लगाई गई पाबंदियों को कम किया गया। लाइसेंस प्रणाली में ढील दी गई, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को विस्तार करने में सहायता मिली। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की बात करें, निजीकरण की, जिसका मतलब होता है कि सरकारी संपत्ति, उद्योगों और सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना। इसके अलावा फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो दुनिया भर के देशों के लिए भारत की सीमा जो है वो ओपन कर दी गई। बाहर की कंपनी जो है वो अब भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, भारत में जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर सकती थी। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत को जो है वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स जो है हमको देखने को मिलते हैं इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली 1997 से लेकर 2002 तक। ये योजना जो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो की गई। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो लाई गई। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है वो लाई गई। 1999 में FEMA एक्ट को लाया गया, जिसका पुराना नाम FERA एक्ट 1973 था। साल 1999 में ही IRDA एक्ट को लाया गया बीमा कंपनी का संचालन करने के लिए। साल 2000 में PM ग्राम सड़क योजना जो है उसको लाया गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया।
जिसका नाम बाद में बदलकर समग्र शिक्षा अभियान जो है वो किया गया। इस नवी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया था 6.5% का और अचीव हुई थी 5.5%। आगे बात करते हैं हम अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की। ये चलती है 2002 से 2007 तक और यह योजना जो थी एनर्जी सेक्टर पर आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो लाई गई। 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट को लाया गया। 2005 में भारत निर्माण योजना लाई गई। 2006 में मनरेगा योजना लाई गई। तो इस तरीके से 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 2002 से 2007 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का टारगेट लिया गया 8% और अचीव कितनी हुई थी 7.7%। आगे बात करते हैं अब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पंचवर्षीय योजना चलती है 2007 से लेकर 2012 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। समावेशी व सतत विकास पर ये योजना जो थी वो आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई, जैसे कि 2009 में आरटीई एक्ट शिक्षा के अधिकार को लाया गया। 2010 में सबला योजना को लाया गया लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए। 2011 में स्वाभिमान योजना जो कि बैंक खातों को खोलने के लिए थी वो लाई गई। अब इसका नाम बदलकर जनधन योजना कर दिया गया। तो इस तरीके से इस योजना के अंतर्गत हमको काम देखने को मिले। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का जो टारगेट लिया गया था वो 9% का लिया गया था और अचीव हुआ था 7.9%। तो सबसे ज्यादा अगर हमको यहाँ पर अगर ग्रोथ रेट देखने को मिली वो मिली 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 7.9% की सबसे हाईएस्ट। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आगे अब हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब आखिरी पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि इसके बाद जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम खत्म कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक चली। ये योजना जो थी ये फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित थी। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो की गई। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाया गया। पीएम जनधन योजना जो है वो शुरू की गई 2014 में ही मेक इन इंडिया को लाया गया। 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लाया गया। 2015 में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई। वर्ष 2015 में पीएम कौशल विकास योजना लाई गई, पीएम मुद्रा योजना लाई गई, पीएम उज्ज्वला योजना लाई गई एंड 2016 में स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना को लाया गया। तो इस तरीके से आखिरी हमको पंचवर्षीय योजना मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो देखने को मिली। फिर 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर नीति आयोग का गठन कर दिया गया और भारत में पंचवर्षीय योजना का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है 2017 तक। ठीक है, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से डिस्कस किया है। इस टॉपिक से क्या एग्जाम के अंदर हाल ही में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित करना है हमको। तो जवाहरलाल नेहरू दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी, ए फर्स्ट का ए हो गया। मनमोहन सिंह ने यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी। तो ए सी बी यहाँ पर होगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के रूप में घोषित किया गया था? तो 5th पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा देखने को मिला। नेक्स्ट आता है, इनमें से किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो विफलता का कारण था वो था चीन का आक्रमण, भारत पाकिस्तान युद्ध और भयंकर अकाल। सरकार बदलना यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है। सी आंसर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग फिलिंग द ब्लैंक्स की स्थापना के साथ में शुरू हुआ। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना के साथ में पंचवर्षीय योजना का युग शुरू हुआ था। यहाँ पर डी आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 2012 से लेकर 2017 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हालांकि उसे समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी, उसको स्ट्रक्चर्ड किया था, फ्रेमवर्क किया था उसको। तो यहाँ पर सी आंसर। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितनी एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो कितने स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे? 3 स्टील प्लांट, बी आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। टू द पॉइंट पढ़ा है हमने, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। जो एग्जाम में पूछा आता है वो चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो अगर आप इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, पूरी जीएस को इसी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने 100 आवर जीएस का ऐसा कोर्स आपके लिए बना रखा है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें मैंने जीएस के सभी 7 से 8 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट कराए हैं सिस्टमेटिक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से, इमेजिनेशन के थ्रू, ट्रिक के माध्यम से। जहां पर ट्रिक की जरूरत थी वहां पर हमने ट्रिक डिस्कस करी है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरा जीएस मैंने आपको पढ़ाया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको ये कंप्लीट कराया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप 100 आवर जीएस का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सीरियसली अगर किसी को एग्जाम क्रैक करना है तो बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार कोर्स लेकर जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।